चलिए स्टूडेंट, तो आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जी, क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही मजेदार है ये, है ना। देखिएगा, इस चैप्टर से एग्जाम में भी आप प्रत्येक बार आप क्वेश्चन देखेंगे और बहुत मतलब इजी भी है कि अभी तक जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर पढ़ रहे थे सबसे आसान है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मजेदार हो गया। देखिए ये क्या कह रहा है, चैप्टर का नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि क्लासिफिकेशन, और उसके बाद है कैनोनिकल फॉर्म। किसका? तो क्लासिफिकेशन और कैनोनिकल फॉर्म किसका? तो सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर तो समझ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर किसको बोलते हैं जी? वैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो, मतलब कि डेल टू यू बाई डेल एक्स टू या डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई या डेल टू यू बाई डेल वाई टू, ये सब मतलब दो बार वाला डिफरेंशिएशन वाला इन्वॉल्व हो, उसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। अगर उसका हॉल का पावर 1 हो प्रत्येक जगह, मतलब समझ रहे हैं, हॉल का पावर 1 मतलब कुछ इस तरीके से कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है डेल टू वाई बाय सॉरी डेल टू यू बाय डेल एक्स टू, इस तरीके से, पर पूरा का पावर 1 ही रहे, है ना। ये डेरिवेटिव तो है सेकंड ऑर्डर का, लेकिन पूरा हॉल का पावर 1 ही रहे प्रत्येक जगह पे जो भी डेरिवेटिव होगा, तो इसको लीनियर बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये बोलना है कि क्लासिफिकेशन, कि अगर सेकंड ऑर्डर का पीडीई दिया हुआ है तो वो हाइपरबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा या एलिप्टिक होगा। अब ये हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलेक्ट्रिक, इसके लिए अपने आप में खूब सारा थ्योरी है, लेकिन अभी हम लोग खूब एकदम यूजी ग्रेजुएशन के लिए जो ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होगा सिर्फ उस पर बात करेंगे, है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना है, ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये बात होगा, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर का पीडी दिया हुआ है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का लीनियर, अभी हम खूब जनरल फॉर्म वगैरह क्या होता है सब बताएंगे। मान लीजिए सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी हमें दिया हुआ है, उसका पहले तो हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है हमें इस चैप्टर में कि क्लासिफिकेशन कीजिए, और क्लासिफिकेशन यहाँ हम बताएंगे कि 3 कैटेगरी में होगा, कि ये जो गिवन पीडीई है वो हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है कि इलिप्टिक है। मतलब क्या, हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है या इलिप्टिक है, तो यही 3 में से कोई ना कोई एक कैटेगरी होगा। तो जो भी सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडीई होगा या तो हाइपरबोलिक होगा या तो पैराबोलिक होगा या तो इलिप्टिक होगा। उसके बाद अगला टॉपिक हमें ये सीखना है कि जो भी, अगर मान लीजिए कि हमें पहले से पता चल गया कि ये हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है या इलिप्टिक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म होता है, या इसको दूसरा नाम से नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ये कैनोनिकल फॉर्म कुछ और नहीं होता है, कैनोनिकल फॉर्म का मतलब होता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कुछ स्टेप्स यूज करके हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज द कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इस पूरे चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं हम, क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई में, कि सेकंड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे, और उसके बाद उस सेकंड ऑर्डर के लीनियर पीडीई को हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना सीखेंगे, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं जी। और सबसे पहला टॉपिक हमारा आज की क्लास का यही है कि भाई सेकंड ऑर्डर का पीडीई क्या होता है। सब बच्चों को पता है, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार हम बताना चाह रहे हैं, जरूर कॉपी में लिखिए आप लोग, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, सेकंड ऑर्डर, है ना, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए। A partial differential equation is said to be second order. A partial differential a partial differential equation is said to be of is said to be of is said to be of second order, second order if it include if it if it includes क्या, at least one of the, if it includes at least one of the partial differential coefficient, at least one of the following
पार्शियल डिफरेंशियल। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे अभी तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर का पीडीई क्या होता है, लीनियर वाला बताएंगे आपको, क्योंकि भाई इस पूरे चैप्टर में यही सीखना है आपको कि सेकंड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा, आपसे बोलेगा कि उसको क्लासिफाई करिए तो आप कर दीजिएगा, आपसे बोलेगा कि उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो वही हम सबसे पहले सीख लिए कि सेकंड ऑर्डर का पीडीई क्या होता है। तो जानते हैं जी कि वैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। तो लिखा गया है a partial differential equation is said to be of second order if it includes at least one of the following partial differential coefficient। तो कौन कौन सा, तो नंबर 1 किया हो सकता है r, r का वैल्यू सब बच्चों को पता है del 2 u by del x2, del 2 u by del x2 बोलते हैं या फिर del 2 z by del x2 बोल देंगे, बस सीधा समझना है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का दो बार अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो तो उसको r बोलते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसे करके, बस आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं कि r बराबर ऐसे भी होगा del 2 z by del x2, ऐसे ये भी मिल सकता है। चलिए यही लिख देते हैं हम यहाँ पे del 2 z by del x2, ये ज्यादातर यूज होता है। del 2 u by del x2 भी रहे तो उसको ra बोलेंगे। नंबर 2 क्या जी, del 2 z by del, देखिए सेकंड नंबर यहाँ लिखते हैं इस बराबर, आप सब बच्चों को पता है del 2 z by, ये प्रीवियस के चैप्टर में हम पढ़ाए थे आपको, मॉन्क्स मेथड वगैरह जब बताए हैं तब, है ना। आर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एस का मतलब एक बार एक्स एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और अंतिम क्या टी किसको बोलते हैं, स्मॉल टी किसको बोलते हैं, तो del 2 z बाय del y2। तो उम्मीद है कि ये वाला आपको सिंबल भी याद हो गया होगा, और यही सारा चीज हम पूरा इस चैप्टर में बार बार अगेन एंड अगेन यूज करेंगे। 3-4 लेक्चर का ये चैप्टर है तो थोड़ा पेशेंसफुली देख लेंगे तो ये क्वेश्चन श्योर हो जाएगा एग्जाम में। देखिए क्या बोला, a partial differential equation is said to be of second order if it includes at least one of the following partial differential coefficient, कि कोई भी partial differential coefficient सेकंड ऑर्डर का तब कहलाएगा जब इसमें से तीनों में से कोई एक भी इन्वॉल्व हो, कम से कम एक इन्वॉल्व हो एटलीस्ट। इसका देखिए del 2 z by del x2 मतलब दो बार डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको r बोलते हैं सिंबॉलिकली। दो बार डिपेंडेंट का एक बार x का एक बार y के रिस्पेक्ट में, या एक बार y एक बार x के रिस्पेक्ट में हो तो उसको s बोलते हैं, दोनों बार ही y के रिस्पेक्ट में हो तो उसको t बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हर बार डिपेंडेंट वेरिएबल z ही हो जरूरी नहीं है, u भी हो सकता है, तो मतलब यही सिंबल यूज करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया। ये तो सेकंड ऑर्डर का बात था, ठीक, ये तो सेकंड ऑर्डर का बात था, लेकिन सेकंड ऑर्डर में भी लीनियर, तो सेकंड ऑर्डर तो आप बात समझ रहे। जैसे हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि 2r² प्लस 5s इक्वल टू 0, ये एक सेकंड ऑर्डर का पीडीई है। सेकंड ऑर्डर क्यों है जी, अब देखिए 2 into r, 2 इसी को ऐसे एग्जाम में आपको मिल सकता है, ये r का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं कि del 2 z by del x2, और ये r हो गया r का स्क्वायर है, फिर प्लस 5 है, s का वैल्यू क्या है, तो s का वैल्यू होता है del 2 z by del x del y। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि 2r² प्लस 5s इक्वल टू 0, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दिए एक बात, ये तो सेकंड ऑर्डर का पीडीई तो है पर लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए r का पावर 2 है। लीनियर किसको बोलेंगे, तो लीनियर हम उसको बोलेंगे जहां पे r का पावर स्पेशली 1 हो, s का पावर 1 हो, t का पावर भी 1 हो। r का पावर, अब r के साथ में कुछ हो सकता है, कैपिटल R बोल दीजिए जो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, कुछ इसके साथ गुना हो, प्लस s के साथ कैपिटल S बोल दीजिए कुछ फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, फिर यहाँ पे t के साथ कुछ भी हो सकता है, कैपिटल T बोल दीजिए, और फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पी क्यू, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई। अब ये देखने में बड़ा लग रहा होगा कि भाई ये क्या लिख दिया हम, तो हमने यहाँ पे कुछ अलग नहीं लिखा है, हमने सेकंड ऑर्डर में लीनियर पीडीई का जनरल फॉर्म लिखा है। देखिए r का पावर 1 ही रहेगा हमेशा, आप इसको सीधा r लिखिए, पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, r कैपिटल R इंटू आर, आर आर एस एस टी टी है ना, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो आप नोटिस करिए कि
कि यहाँ पे जो है r का पावर 1 है, s का पावर 1 है, t का पावर 1 है। इस तरीके से अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑब्वियसली लीनियर हो गया। और सेकंड ऑर्डर क्यों हुआ? क्योंकि r मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है, s मतलब भी 2 बार है, t मतलब भी 2 बार है। इसी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई। आपने मॉन्क्स मेथड वाले चैप्टर वगैरह में मैंने आपको बताया था वहां पे, है ना। तो ये तो था सेकंड ऑर्डर पीडीई के बाद। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई। जरा जल्दी से लिख लीजिए, आगे लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे। लिखिए जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद ये नोट करके लिखिएगा, क्योंकि उसके बाद तो हम इधर ना लिख रहे हैं, या चलिए हम हेडिंग ही बना देते हैं, सेकंड ऑर्डर लीनियर। हेडिंग बना दीजिए, सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी। क्या होगा? जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लिखेंगे। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म मतलब समझ रहे हैं ना कि एकदम जिसमें सारा सेट हो। जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई, ठीक है, फॉर अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर अ फंक्शन ऑफ टू independent वेरिएबल x एंड y, ठीक है, हैज द फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ ये जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई फॉर अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y आर गिवन एज कैपिटल R के साथ R, आर 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 प्लस एस एस प्लस टी इंटू टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब ये क्या लिखा है हमने, थोड़ा सा बस इसको समझना है, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह टॉपिक पर हम चले जाएंगे। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो लिखा है उस बात को समझिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जनरल फॉर्म, किसका जनरल फॉर्म? ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी। सेकंड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ कुछ होगा यहाँ पे। मतलब सबसे पहले क्या होगा? कैपिटल आर। अब यहाँ पे लिख भी देते हैं कि वेयर कैपिटल आर एस एंड टी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। वेयर कैपिटल आर एस एंड यहाँ पे जो कैपिटल टी है एंड कैपिटल टी आर continuous function of x and y only। ठीक, ये क्या है? x and y only। और इसी आगे चल करके हम देखते भी है कि आर एस टी का जो ना पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एक डोमेन के अंदर। ठीक, पर फिलहाल देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अभी तक क्या हुआ है। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की ओर चलेंगे। क्या बोल रहा है कि सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी किसको बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी फॉर अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। ध्यान दीजिए, एक्स और वाई ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे समझ रहे हैं ना कि यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा या वाई के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से। तो क्या होता है कि आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे आर एक्स टी जो है ये सब क्या है? आर एस टी जो है ये कैपिटल वाला क्या है? सब फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। और ये स्मॉल आर का पता ही है क्या है? 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इस स्मॉल एक्स का मतलब एक बार एक्स एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, ये टी का मतलब 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में। यही सारा चीज है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल बहुत ही परफेक्ट सा एग्जांपल लेकर के आते हैं।
आपके लिए जैसे मान लिया जाए 2r प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा स्मॉल t इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी है। अब आप बोलोगे कि ये तो इस फॉर्मेट में है ही नहीं, तो इसी स्टूडेंट इसी चीज को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इसी को लिख सकते हैं r इंटू आर की जगह पे 2 है, प्लस एस की जगह पे 0 इंटू स्मॉल एस, और प्लस कैपिटल 1 इंटू स्मॉल टी, फिर प्लस यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड की जगह पे 0 है इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ये बात हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि अभी तुरंत हम इसी चीज को कंपेयर करेंगे, आर एस टी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अभी यही क्लासिफिकेशन जब करने जाएंगे तो जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक, कि 2r प्लस टी बराबर जो 0 है, कि 2r प्लस टी जो है इक्वल टू 0, क्या है ये सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी है, क्यों है आप देख भी सकते हैं। आर और टी इन्वॉल्व है मतलब सेकंड ऑर्डर हो गया, लीनियर है, हो गया सेकंड ऑर्डर लीनियर हो गया, इसी जनरल फॉर्म में है। कैसे है, आर प्लस एस एस के जगह पे कैपिटल एस कितना 0, तो 0 इंटू स्मॉल एस खत्म हो गया, टी टी तो यहाँ पे 1 इंटू टी और 0। तो आप नोटिस करिएगा हेयर अगर आप देखना चाहें तो हेयर कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आर मतलब यहाँ पे 2 है, कैपिटल एस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं था, एस वाला था ही नहीं, तो एस का वैल्यू कैपिटल एस का वैल्यू 0 है, कैपिटल टी का वैल्यू कितना है 1 है। ये आर एस टी बार बार आपको निकालना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल हमने करा, अब दूसरा एग्जाम्पल जो है ना अब आप करिए। अब इसका जो है आप लोग बताइएगा, चलिए इसका आप लोग जो बताइए आप लोग। टू डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस 4 डेल टू यू 4 डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस, और क्या है जी, प्लस 3 और फिर यहाँ पे होगा डेल टू यू बाय डेल वाई टू इज इक्वल टू 0 है मान लीजिए। चलिए यहाँ पे आर एस टी का वैल्यू कितना होगा कमेंट करके हमको सारे बच्चे बताएंगे। यहाँ पे इस वाले सेकंड एग्जांपल में आर एस टी का वैल्यू कितना है हमको बताइए जल्दी से। अब इसके बाद सीधा क्लासिफिकेशन में चलेंगे हम, इसके बाद सीधा क्लासिफिकेशन में चलेंगे। चलिए यहाँ तक बताइए। हाँ बिल्कुल दीपक, चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जल्दी से। आर एस टी वेरी गुड, चलिए वेरी गुड जी, बहुत सुंदर। तो थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है हमको। यहाँ पे देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं जी, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू, यहाँ पे डिपेंडेंट का दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, भले यू है यहाँ पे जेड हमने पढ़ा था, पर क्या है डिपेंडेंट का दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आर प्लस यहाँ पे 4 इंटू एस लिख सकते हैं, ये एस है, फिर यहाँ पे 3 इंटू कैपिटल टी और प्लस यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 इक्वल टू 0 कर दीजिए, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर क्या, कैपिटल आर का वैल्यू 2 हो गया, कैपिटल एस का वैल्यू 4 हो गया और कैपिटल टी का वैल्यू 3 हो गया, कैपिटल टी का वैल्यू 3 हो गया, तो आर एस टी निकल गया ना ये 2 4 3, वेरी गुड, सबका आ रहा है 2 4 3, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई सेकंड ऑर्डर का पीडी होता क्या है और सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी क्या होता है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, इस तरीके से। तो उम्मीद है कि अभी तक ये सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। अब देखिए कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन आता है कि भाई ऐसा जो भी पीडी है, ये जो पीडी है ये हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है कि एलिप्टिक है। सेम आप लोग याद हो कोनिक सेक्शन एनालिटिकल ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले प्रीवियस के सेमेस्टर्स में हमने आपको वहां पे बताया था किस तरीके से कोनिक्स में हाइपरबोलिक पैराबोलिक एलिप्टिक हो रहा था, उस तरीके से यहाँ पे पीडी भी जो है ना रिप्रेजेंट करता है पैराबोलिक हाइपरबोलिक और एलिप्टिक नेचर को।
तो उतना हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम सामने भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी रहेंगे और यूजी के लेवल में ही बात करेंगे। तो हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला के जैसा हम बस 2 लाइन लिखवाएंगे, काम हो जाएगा। देखिए लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई, हेडिंग दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब कह सकते हैं कि किस किस टाइप्स का होता है, वो कैसे हम बंटवारा लगाएंगे, इसी के बारे में हम लिखना चाहते हैं। लिखिए कि लेट द जनरल लीनियर, लिखिए कि लेट द जनरल, फिर से एक बार लिखेंगे हम लोग जरूर यहाँ पे, लेट द जनरल लीनियर सेकंड ऑर्डर पीडी, लेट द जनरल लीनियर सेकंड ऑर्डर PDE, let the general linear second order PDE for a function of for a function of two independent variable, for a function of two independent variable x and y in the form क्या है, आर आर प्लस एस एस, आर आर प्लस एस स्मॉल एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, इस तरीके से रहेगा। अभी तुरंत आप देखिएगा, इसको लेसन नंबर 1 नाम देते हैं। अभी जो लिखे है ना वही चीज को बस हम बता रहे हैं, जो भी हम आपको समझा रहे थे कि सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडीई का जनरल फॉर्म, वही फिर से लिखे है एक बार देखिए स्टूडेंट हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि लेट द जनरल लीनियर सेकंड ऑर्डर पीडीई, है ना, लेट द जनरल लीनियर सेकंड ऑर्डर पीडीई फॉर अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई इन द फॉर्म, किस तरीके से, किस फॉर्म में होता है वो, तो आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, दिस इज रिलेशन नंबर 1, जहां पे आर जो आर एस टी क्या होता है, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लिख भी दीजिए थोड़ा सा, वेयर आर एस टी आर, वेयर आर एस एंड कैपिटल टी आर, ये सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, एक्स एंड वाई ओनली, ठीक है। और कॉमन करके लिखिए पोजेस पार्शियल डेरिवेटिव, possesses partial derivative in some domain D, possesses partial derivative in some domain D in देखिए यहाँ पे अभी तक जो बात है यहाँ पे समझिए सीधा सीधा, और ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये पीडी जो है वो हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है कि एलिप्टिक है, बताइए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा कि लेट द जनरल लीनियर सेकंड ऑर्डर पीडी फॉर अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई इन दी फॉर्म, इस फॉर्म का है, ठीक है, वेयर आर एस टी आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, है ना, कि भाई आर आर एस एस टी टी ये जो है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, इस फॉर्म में क्या होता है, आर एस टी क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ आर जो है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, और ये आर एस टी जो होता है ना उसको पार्शियल डेरिवेटिव ऑब्वियस पोजेस करता है इन सम डोमेन डी,
ठीक है, तब क्या बोला गया है कि देन PD1 इज सेट टू बी, देन PD1 इज सेट टू बी, देन PDE1 1 मतलब ये PDE1 इज सेट टू बी, इज सेट टू बी नंबर 1 हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक क्या नंबर 1 में हाइपरबोलिक कब बोलेंगे? हाइपरबोलिक कि ये पीडी को हम हाइपरबोलिक बोलेंगे किसी पॉइंट पर, एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इन डी, इन डोमेन है ना, किसी जिस डोमेन में ये डेरिवेटिव डिफाइन होता है उस डोमेन में हम इसको हाइपरबोलिक बोलेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे ना सबसे आसान हो जाएगा, थोड़ा सा बस धीरज रखते हुए अभी नोट बनाइए, तुरंत अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो पीडी है वो हाइपरबोलिक होगा, कि हाइपरबोलिक एट पॉइंट एक्स वाई, कि किसी पॉइंट पर हाइपरबोलिक होगा। अब मान लीजिए किसी डोमेन के सारे पॉइंट किसी इंटरवल में सारे पॉइंट होगा तो पूरा पे हाइपरबोलिक हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन में अभी। तो हाइपरबोलिक एट पॉइंट एक्स वाई इन डोमेन डी कब हाइपरबोलिक होगा? तो हाइपरबोलिक होगा इफ क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस 4RT, इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT इसका वैल्यू पॉजिटिव है। याद है ये कुछ और नहीं, नया नहीं है, वही क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट जो था कोनिक सेक्शन में जो हमने पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट रूल, बी स्क्वायर माइनस 4AC, कुछ याद आ रहा है? कुछ वही कॉन्सेप्ट है कि एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस क्या है यहाँ वाला, ये है एस, 4R ये वाला है, यहाँ वाला T है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो सेकंड ऑर्डर का लीनियर वाला हो, कोई भी हो, सेकंड ऑर्डर का लीनियर अगर रहता है तो हम ये क्वांटिटी उसका निकालेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT। अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो उसको बोलेंगे हम वो हाइपरबोलिक है, जिधर जिधर पॉजिटिव आता है तो उधर हाइपरबोलिक है। अच्छा, अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए तब फिर पैराबोलिक बोलेंगे। पैराबोलिक एट पॉइंट दिस, ये टोटल लिखेंगे, उस केस में बस इसका वैल्यू 0 होगा। पैराबोलिक कब होगा? जब इसका वैल्यू 0 हो। और इलिप्टिक कब होगा? इलिप्टिक, इलिप्टिक कब होगा? जब इसका वैल्यू नेगेटिव हो। अब स्टूडेंट इसके लिए ना खूब सारा थ्योरी है, ये बस हम तो अभी तो लिख दिए, और आपके एग्जाम में बस इतना ही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि पैराबोलिक है कि हाइपरबोलिक है कि इलिप्टिक है। आपसे इसके पीछे का थ्योरी नहीं पूछेगा, इसका भी अपने आप में प्रूफ है, रिजल्ट है कि आखिर हाइपरबोलिक क्यों हुआ। हाइपरबोलिक का जो कॉन्सेप्ट था हाइपरबोला, उस कॉन्सेप्ट से किस तरह से कोनिक के कॉन्सेप्ट से ये सारा कनेक्ट करता है, पर हम लोग उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो मास्टर्स में पढ़ना है, मास्टर्स में भी पीडी पढ़ना है आपको, वहां पे पढ़ेंगे। पर फिलहाल अभी हम सिर्फ इतना जान रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी जो है, ये पीडी हाइपरबोलिक होगा कब? जब ये क्वांटिटी एस स्क्वायर माइनस 4RT पॉजिटिव हो, हाइपरबोलिक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा हम आपको ये तरीका बताते हैं, भाई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे देखिए हाइपरबोलिक कब होता है? जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो। फिर पैराबोलिक कब? पैराबोलिक जब 0 हो। और इलिप्टिक कब? जब वो नेगेटिव हो। तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए जरा ध्यान से, हम लोग को कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट याद है क्या? देखिए अभी हमने क्या बताया कि अभी हमने तुरंत बताया कि हाइपरबोला कब होता है, तो हाइपरबोला कब होगा? जब एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या हो, पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो तब। तो आपको इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि हाइपरबोला मतलब कुछ नाम में याद आ रहा है क्या, हाइपर है ना। हम लोग खुद सुने हैं कि अरे ज्यादा हाइपर मत हो, ऐसा सुने हैं क्या? हाइपर मीन्स की पूरा एग्रेसिव, पूरा पॉजिटिव टाइप, ऐसा सुने हैं ना हम लोग कि बहुत हाइपर मत हो, है ना, हाइपर होने की कोई जरूरत है, मतलब हाइपर मतलब खूब एग्रेसिव, खूब पॉजिटिव टाइप। तो देखिए, तो ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हाइपर मीन्स पॉजिटिव टाइप, तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4RT जब पॉजिटिव होगा तब हाइपरबोलिक। तो ऐसे एक याद रख लिए। तो पैराबोला क्या है? पैराबोला बीच वाला था 0, और फिर लास्ट वाला इलिप्टिक नेगेटिव। ऐसे इस तरीके से हम तीनों रिजल्ट को याद रख सकते हैं कि ऐसा जो भी होगा, हाइपरबोलिक कब होगा? जब पॉजिटिव हो, पैराबोलिक कब होगा? जब 0 हो, और इलिप्टिक कब होगा? जब नेगेटिव हो। एक क्वेश्चंस करते हैं क्लासिफाई करने वाला, तो ज्यादा बेहतर से हम लोग खूब अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देखिए क्लासिफाई, क्लासिफाई क्या क्लासिफाई करिए?
डेल टू यू डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाय डेल बाई टू इक्वल टू जीरो। आप सबको याद है, इसी को हम लोग लैपलास इक्वेशन बोलते थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लासेस में लैपलास के सॉल्यूशंस के बारे में बात करा था जी, याद है सब बच्चों को? लैपलास, इसी को ब्रैकेट में आप लिख भी सकते थे कि लैपलास इक्वेशन है, लैपलास इक्वेशन है ये। इसी को क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्यूशंस की ओर बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे? गिवन पीडी कैन बी रिटन एज, गिवन पीडी कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं आर, फिर इसको लिख सकते हैं, ये दो बार है तो आर एस, फिर ये टी हो गया इक्वल टू जीरो, याद है ना? दैट इज, इसी को लिखे, दैट इज, इसी को हम क्या लिख देते हैं? 1 इंटू आर प्लस 0 इंटू एस प्लस 1 इंटू टी प्लस 0 इज इक्वल टू 0। हम क्यों किए? हम इसका मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि आर आर प्लस एस एस प्लस टी इंटू टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, इस फॉर्म में लाना चाह रहे थे, इसीलिए हम ये करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं कि इस फॉर्म में जो दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में तो उसको आर बोल दिए, दो बार वाई के रिस्पेक्ट में उसको टी बोलते हैं, एस वाला तो है नहीं, तो 1 इंटू आर, फिर एस वाला है नहीं तो 0 इंटू एस, फिर टी वाला है तो 1 इंटू टी, फंक्शन वाला नहीं था तो 0 लिख दिए। तो फाइनली हम बोल पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, हेयर आर, कैपिटल आर का वैल्यू, आर के साथ जो होता है उसको कैपिटल आर बोलते हैं, वो 1 है। एस के साथ जो होता है उसको कैपिटल एस बोलते हैं, विच इज 0। और कैपिटल टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1 है, तो आर एस टी निकल गया। तो देयरफॉर एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालिए आप लोग। एस स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 आर, आर के जगह पे 1 है, टी के जगह पे भी 1 है, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 माइनस 4 इंटू 1 4, फाइनली कितना -4 आ गया, विच इज नेगेटिव। दैट इज क्या स्टूडेंट? दैट इज एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये नेगेटिव आ गया। अभी मैंने बताया था हाइपर, हाइपर मतलब पॉजिटिव होता है तो हाइपर होता है, पैराबोलिक के बीच में मतलब 0 होगा तो पैराबोलिक, लास्ट में नेगेटिव होने से इलिप्टिक होता है। इसको क्या बोलेंगे कि जो सो द गिवन पीडी, सो द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक। So the given equation is elliptic, है ना? तो ये क्या हो गया जी? हाँ, वेरी गुड अंजलि, बहुत सुंदर। तो ये क्या हो गया? इलिप्टिक हो गया। तो अब ये बोलेंगे कि सर ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपको क्लासिफिकेशन करना आएगा कि इलिप्टिक क्या है, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक। एक बार फिर से याद करवा दे आपको, हाइपरबोलिक मतलब नाम में ही लग रहा ना कुछ हाइपर टाइप, पॉजिटिव। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT इस क्वांटिटी का देख रहे हैं कि पॉजिटिव हो तो हाइपरबोलिक, पैराबोलिक कब होगा? जब 0 हो, नेगेटिव होगा तो इलिप्टिक होगा। तो एक हमने क्वेश्चन करा जिसमें नेगेटिव आ रहा था क्वांटिटी, देख लीजिए, एस स्क्वायर माइनस 4RT निकाले विच इज नेगेटिव, 0 से लेस देन है, तो क्या हो गया? सो द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक, इलिप्टिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि लैपलास इक्वेशन क्या होता है? इलिप्टिक होता है। अब ये एग्जाम में भी आ सकता है कि लैपलास इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक या इलिप्टिक। तो देखिए इलिप्टिक, क्लियर। इस तरीके से अगला क्वेश्चन चलिए आप लोग एक और करिए। हीट इक्वेशन देखिएगा तो पैराबोलिक होगा, हीट इक्वेशन जो है ना वो पैराबोलिक होता है। आप चाहे तो चलिए 2 लाइन में हम चेक भी कर देते हैं इसको। 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, तो क्लास यहाँ से छोड़ना नहीं है, इसको कंप्लीट करना है। क्लासीफाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है, डेल यू बाय डेल वाई माइनस सी स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स टू, यही ना था जी? इसी को हम लोग बोलते हैं हीट इक्वेशन। अगर आप अब ऐसा सोच रहे हैं कि हीट इक्वेशन तो हमने ये पढ़ा था, हमने तो हीट इक्वेशन ऐसा देखा ही नहीं था, हमने तो हीट इक्वेशन देखा था कि डेल टू यू बाय डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स टू, हमने तो हीट इक्वेशन ये देखा था। तो बात एक ही है जी, हीट इक्वेशन जो है दोनों ही है, यही जो हमने यहाँ पे लिखा है वही हीट इक्वेशन है, ये हीट इक्वेशन है। कैसे? जरा नोटिस करिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और टी है,
अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और टी की जगह पे वाई कर दे तो क्या होगा, डेल टू यू बाय डेल वाई हो जाए, डेल यू बाय डेल वाई हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो डेल यू बाय डेल वाई माइनस सी स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स टू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसा ही बन सकता है। तो यही सब ध्यान रखना है कि अब इसका नेचर आइए हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए इसका नेचर जब हम लोग लिखने जाएंगे तो गिवन पीडी कैन बी रिटन एज गिवन पीडीई। आप बोलेंगे कि एक्स वाई में ही आपने कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि हमने जो आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी वहां पे देखा था तो एक्स वाई में ही उसको स्टडी किए थे, इसलिए इसी को एक्स वाई में कर दिए। तो गिवन पीडी कैन बी रिटन एज क्या होगा, तो इसको देखिए, इसको हम लोग u का अगर y के रिस्पेक्ट में हो तो इसको q बोलते हैं, याद है। अगर डेल z बाय डेल y होता था तो इसको हम q बोलते थे, डेल z बाय डेल x होता था तो इसको हम p बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे इसको हम q बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं जी, है ना। डेल z बाय डेल y को हम q बोल दिए, माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर रहने दीजिए और यहाँ पे साथ में स्मॉल r हो गया इक्वल टू 0। दैट इज स्टूडेंट, इसको आर आर को लिखिए तो माइनस सी स्क्वायर इंटू आर प्लस 0 इंटू एस प्लस 0 इंटू टी प्लस अंतिम में क्या है वो q इज इक्वल टू 0, है ना। देख लीजिएगा आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी के फॉर्म पे कर दिए, स्मॉल आर वाला था ना ये, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड में जगह पे q है इक्वल टू 0। तो हेयर r का वैल्यू कितना है माइनस सी का स्क्वायर है, s का वैल्यू कितना है 0 है, t का वैल्यू कितना है 0 है। तो देयरफॉर एस स्क्वायर माइनस 4rt का वैल्यू कैसे है, एस का जगह पर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू आर की जगह पर तो ठीक है माइनस ए का स्क्वायर है, सॉरी माइनस सी का स्क्वायर है, लेकिन टी की जगह पे तुरंत 0 है तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर हो गया 0 माइनस ये 0 गुना होकर 0 होगा, माइनस 0 फाइनली 0। तो इसका वैल्यू 0 है तो सो गिवन पीडी इज पैराबोलिक। सो गिवन इक्वेशन इज पैराबोलिक। चलिए यहां तक देख लीजिए और बताइए हमको सबको समझ में आ गया। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, क्या ये सबको समझ में आ गया। तो हम लोग लैप्लास इक्वेशन देख लिए, हीट इक्वेशन देख लिए, और एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन है जो हमको करवाना है। आप जो है इसको देख लीजिए पहले। चलिए तो सो गिवन इक्वेशन इज पैराबोलिक। अब एक होमवर्क यहाँ पे दे देते हैं कुछ, ये जो था आपका वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो था उसको भी जरा देख ही लीजिएगा, एक होमवर्क है। क्या है यहाँ पे, डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू इक्वल टू डेल टू जेड बाय डेल वाई टू वेव इक्वेशन, और ये क्या होता है, ये हाइपरबोलिक होता है। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जैसे जिस तरीके से हमने हीट इक्वेशन देखा, सबसे पहले हमने क्या दिखाया यहाँ पे, लैप्लास देखा जो इलिप्टिक होता है, फिर हमने हीट इक्वेशन देखा जो पैराबोलिक होता है, और वेव इक्वेशन हाइपरबोलिक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, और हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा तो टेस्ट भी कर सकते हैं आप। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन हमको करवाना है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद चल करके फिर हम कैनोनिकल फॉर्म वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट है, भाई किस तरीके से कैनोनिकल फॉर्म में बात होगा, इस पे चर्चा कर पाएंगे। पर फिलहाल जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्लासिफाई दी फॉलोइंग पीडी। टू इंटू डेल टू यू बाय डेल एक्स टू, डेल टू यू बाय डेल एक्स टू प्लस 4 इंटू डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 इंटू डेल टू यू बाय डेल वाई टू इज इक्वल टू, क्या है रिलेशन नंबर यहाँ पे, क्या सॉरी यहाँ पे इक्वल टू क्या है 2 है। तो अब हम जल्दी से इसको लिखिए, सॉल्यूशन करेंगे, क्लासिफाई करना है ना, तो लेकिन गिवन पीडी कैन बी रिटन एज
गिवन पीडीई कैन बी रिटन एज, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा, सारे बच्चे बताइए जी। 2 इंटू आर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स यू का 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2 इंटू आर, आर का मतलब होता है कि 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, आर हो गया। फिर 4 इंटू स्मॉल एस लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार एक्स और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में है। फिर 3 इंटू ये टी हो गया, क्योंकि 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में, तो टी, फिर इस 2 को -2 करा दिए इक्वल टू 0। देखिए आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो गया, है ना। तो हेयर कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ से। फिर एस का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। फिर कैपिटल टी का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो देयरफॉर एस स्क्वायर -4 RT का जो वैल्यू होगा जी, वो कितना होगा, एस का जगह पे 4 का स्क्वायर मतलब 16 -4 इंटू आर, आर की जगह पे 2 है, 4 इंटू 2 इंटू टी की जगह पे 3 है, तो क्या होगा जी, 16 में से 4 दूना 8 या 24, 16 में से 24 गया तो कितना गया, बचेगा -8 विच इज नेगेटिव। तो जैसे ही नेगेटिव होता है, तो मैंने क्या बताया था, हाइपरबोलिक मतलब पॉजिटिव, पैराबोलिक में 0 और नेगेटिव मतलब इलिप्टिक। तो देयरफॉर गिवन पीडी इज इलिप्टिक, देयरफॉर सो गिवन पीडीई इज इलिप्टिक। तो अब आपके मन में बिल्कुल सवाल आ सकता है कि आखिर हम लोग किस तरीके से, आखिर ये क्यों कर रहे हैं कि बार बार हम क्लासीफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये ऐसे ही इतना इतना सा क्वेश्चन आएगा? नहीं, ये क्वेश्चन अगर आता भी है क्लासीफाई करना, तो आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछेगा। 3 सेक्शन है ना जी, पहले 1 1 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 5 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, फिर 8 8 नंबर वाले क्वेश्चन है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग पैटर्न होता है, तो 1 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 8 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जरा देखिए। अंतिम क्वेश्चन है इस क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिए, इसमें बहुत कुछ सीखना है आपको। देखिए क्या है, क्लासिफाई द इक्वेशन। क्लासिफाई द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल 2z बाय डेल x2 प्लस माइनस 2xy डेल 2z बाय डेल x डेल y। डेल 2z बाय डेल y2 2x डेल z बाय डेल x प्लस 6x स्क्वायर। चलिए अब इसको जरा आप लोग बताइए। अब आप लोग इसमें देखिएगा, इस इस वाले क्वेश्चन में और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको बोला जाएगा क्लासिफाई करिए। और अगर क्लासिफाई करने नहीं भी बोलता, मान लीजिए बोल देगा आपको कि कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करिए, तो कैनोनिकल फॉर्म जब आगे सीखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैनोनिकल फॉर्म हम तभी आगे प्रोसीड कर पाएंगे जब हमको पहले से पता हो कि ये हाइपरबोलिक है, कि ये इलिप्टिक है, कि ये पैराबोलिक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो क्लासिफाई करना तो आना चाहिए। तो देखिए, तो क्लासिफाई द इक्वेशन, क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए गिवन पीडी कैन बी रिटन एज, गिवन पीडी गिवन पीडी कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो रहने दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे इसको हम स्मॉल आर लिख सकते हैं, तो ये हो गया आर आर माइनस 2xy, और यही ना है अपना एस है, क्योंकि एक बार एक्स एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। फिर देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको हम टी बोलते हैं,
प्लस 2x और ये डेल जेड बाई डेल एक्स इसको हम p बोलते हैं। और फिर आगे चलिएगा 6x² y इसी को हम q बोलते हैं माइनस 6z इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इस सिंबल्स को समझना है। आर एस टी हो गया, p मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स को p बोले, इसको हम q बोले, इसको हम आगे ठीक है। तो आप नोटिस करिए आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है क्या? चलिए यहाँ तक क्लियर होगा सब बच्चों को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ के होने के बाद जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आर का वैल्यू ये है, हेयर आर का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना है जी? एस का वैल्यू यहाँ से देखिए माइनस 2xy है, माइनस 2xy है। और कैपिटल टी का वैल्यू कितना है यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर है, 1 माइनस वाई का स्क्वायर है, इस तरीके से। तो देयरफॉर अब हम वो क्वांटिटी निकालते हैं। देयरफॉर क्वांटिटी क्या होगा एस स्क्वायर माइनस 4rt जरा निकाल लें। एस स्क्वायर का मतलब माइनस 2xy का होल स्क्वायर, यही ना एस है, तो एस स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर का वैल्यू कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई टी का वैल्यू कितना है 1 माइनस वाई का स्क्वायर। देख लीजिएगा एस स्क्वायर माइनस 4rt निकाल ले गए। जैसे ही ये निकालने आगे बढ़ेंगे तो आगे जरा देखिए क्या होगा। इस माइनस पे आएगा तो प्लस होगा, 2 पे आएगा तो 4 होगा, 4xy हो जाएगा, 4x² वाई स्क्वायर। देखिए माइनस 2 पे स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, x पे आया तो एक्स स्क्वायर, वाई पे आया तो वाई स्क्वायर। तो माइनस 4 सॉरी देखिए 4x² वाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 4 रहने दीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए आप, देखिए कितना मजेदार तरीके से गुना होगा, सीखिए इसको। इस पूरे को पहले आप 1 से गुना करिए, तो 1 गुना 1 से होगा तो 1 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा। देखिए 1 गुना 1 से हुआ तो 1 लिखे, माइनस एक्स स्क्वायर 1 से हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब इसी को अब y से करिए, माइनस वाई स्क्वायर करिए, तो 1 को इसे करिए तो माइनस वाई स्क्वायर। अब जब इसको इसे करिएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो 4x² वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ से हो गया कितना, यहाँ पे नोटिस करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी -4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 4x² वाई स्क्वायर। कैसे हुआ बात समझे? देखिए 4x² वाई स्क्वायर था, यहाँ पे -4 इसे 1 से गुना हुआ तो -4 हो गया, इसे हुआ तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हुआ तो प्लस वाई स्क्वायर, इसे हुआ तो माइनस। अब ये क्या क्या कट रहा है जरा बात को समझिएगा। हम्म। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक भी हुआ ना हम लोगों से, क्योंकि जी -4 जब इससे गुना हुआ, हाँ जब -4 इससे गुना तो -4, जब -4 इससे हो तो माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर होगा। यहाँ तो 4x स्क्वायर ना होना चाहिए, यहाँ पे 4y स्क्वायर होना चाहिए। समझ रहे हैं कैसे? माइनस इससे हुआ तो क्या होगा -4 इससे गुना हो तो माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर होगा वहां पे, तो 4x स्क्वायर फिर प्लस 4y स्क्वायर होना चाहिए। बात समझे? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। देखिए -4 1 से गुना हुआ तो -4, इससे हुआ तो माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, तो प्लस 4y स्क्वायर, इसे हुआ तो कितना हो गया -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए ना, सिर्फ हम ये क्यों किए थे पता है? सिर्फ हम एक लाइन के लिए काम किए थे, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट जाए, बाकी जो भी हमारे पास बच रहा है हम चाहे तो कुछ कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन कर सकते हैं। क्या हम आगे 4 कॉमन कर सकते हैं? देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, बस लास्ट लाइन है बस, ठीक ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे हम इसमें से 4 कॉमन करेंगे, तो 4 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पॉजिटिव पे पहले लिख लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 4 अगर आप कॉमन कर लीजिएगा तो क्या करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप पहले लिख लीजिए, फिर -1 बाद में लिखिए। -1 क्यों? क्योंकि अब बचा हमारे पास इतना ही, तो 4 कॉमन करिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है और ये -4 है, तो 4 बाहर कर लिएगा तो बचेगा -1, तो बचा -1। तो स्टूडेंट हमने अभी तक ये देखा कि दैट इज हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4rt का वैल्यू ये आया है। अब आप लोग ही बताइएगा हमको कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा? हाँ बताइए, ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव या नेगेटिव? इससे तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा का हमेशा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इससे कुछ होगा नहीं बात।
ये 1 क्या, ये भी नंबर है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे ये कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों मिल करके अगर 1 से बड़ा रहा तो बड़े में छोटा घटा तो पॉजिटिव, अगर 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटा होगा, छोटे में बड़ा घटा तो नेगेटिव, अगर बराबर हो गए दोनों तो जीरो। मतलब समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाहे? फिर से एक बार सुनिए, हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एस स्क्वायर माइनस 4RT का जो वैल्यू आया है वो क्या है, 4 इंटू में ये पूरा। अब जरा सुनिएगा, ये पूरा जो क्वांटिटी है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर ये 1 के बराबर हो जाए तो 1, ये पूरा 1 हो जाए, 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है, तो उस केस में ये पूरा क्या हो जाता है, जो गिवन पीडी पैराबोलिक हो जाता है। मतलब अगर जीरो दे देगा तब तो पैराबोलिक, अगर ये मान लीजिए 1 से बड़ा देता है, इधर बड़ा देता है, ये क्वांटिटी का वैल्यू बड़ा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा होता है, तो बड़े में छोटा करेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, और भी पॉजिटिव है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव देगा तो भाई हाइपरबोलिक होगा, और अगर 1 से छोटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा हो तो नेगेटिव दे देगा, मतलब इलिप्टिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दस गिवन पीडी इज नंबर 1 क्या, सबसे पहला बोलेंगे क्या, हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक कब होगा, इफ हाइपरबोलिक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए इसका वैल्यू, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा हो। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 हो, तब ना जी, यहाँ पे 1 से बड़ा रहेगा तो बड़े में से छोटा 1 घट रहा है, तो बड़े में छोटा घटे तो पॉजिटिव, तो अगर ये बढ़ रहा है तो हाइपरबोलिक। नंबर 2 क्या होगा, पैराबोलिक कब होगा, बर सेम हो, पैराबोलिक कब होगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या हो गया, पैराबोलिक। एंड थर्ड वन क्या होगा, थर्ड वन क्या होगा आपका, इलिप्टिक। इलिप्टिक कब होगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन जीरो, नेगेटिव सॉरी लेस देन 1, तब ना जी कि अगर ये 1 से, ये क्वांटिटी 1 से छोटा होगा तो छोटे में से बड़ा घटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से बात समझ में आया, एक बार हमको कमेंट करके सारे बच्चे बताइए जी, यहाँ तक क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया ये? तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चंस करा। तो क्या अब क्लासिफिकेशन वाले इस तरीके का कोई भी क्वेश्चंस रहेगा, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है, क्या आप लोग बता पाएंगे? एक बार सारे बच्चे बताइए, फिर इस सेशन को हम लोग ऑफ करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कैनोनिकल के बारे में बात करेंगे। 4 इंटू 2 और 2 इंटू 4, जीरो लेंगे तभी -4 आएगा, कहाँ पे रूपा, हम समझे नहीं। चलिए रूपा रेज हैंड करिए, हाथ उठा करके बोलिए, वहां पे रेज हैंड करिए और फिर पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कहाँ पे गलती हो रहा है। लास्ट में कहाँ पे जी, देखिए देखिए देखिए, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यदि 1 होगा तब ना 1 माइनस 1 घट के जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 घट के जीरो, जीरो मतलब 0 इंटू 4 जीरो, खत्म। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, हमसे जीरो लिख दिए थे। इसका वैल्यू अगर 1 होगा तब ना जीरो होगा पूरा, और पूरा जीरो मतलब इसका वैल्यू जीरो, मतलब पैराबोलिक हो गया। इसका वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब बड़े में से 1 घट रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये पूरा पॉजिटिव, तो फिर हाइपरबोलिक। लेस देन 1 तो इस तरीके से हो रहा है। उम्मीद है अब सही, हाँ वेरी गुड पेपर। चलिए तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हम शाम को ही लेंगे और बताएंगे, फिर आज ही शाम को लेंगे नेक्स्ट, जिसमें हम बताएंगे आपको इसके बारे में कि किस तरीके से हम कैनोनिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए किस तरीके से कैनोनिकल में क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। कैनोनिकल फॉर्म में 3 टॉपिक में, जैसे पैराबोलिक होगा तो अलग तरीके से कैनोनिकल में जाएंगे, हाइपरबोलिक होगा तो बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इलिप्टिक होगा तो हल्का सा डिफरेंस होगा। तो 3 तरीके से हम लोग वहां पे थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस होगा, कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।